हाँ, ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई थी बेटा। आपको नीति आयोग बता दिया था, एनडीसी के बारे में बता दिया था मैंने। फिर सारे 5 ईयर प्लान्स कब आए थे या ऑब्जेक्टिव थे, कुछ 5 ईयर प्लान्स के मॉडल भी जानने थे बेटा हम लोगों को। तो जिन जिन 5 ईयर प्लान्स के मॉडल जरूरी थे उन 5 ईयर प्लान्स के आपको मॉडल मैंने बता दिया था, ठीक है। कभी कभी प्लान रेगुलरिटी में प्लान के ब्रेकडाउन हुआ था, कौन सा जहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ था, ये सारे 5 ईयर प्लान्स हैं। फिर नीति आयोग, ये भी बात हो गई थी, ठीक है ना, इधर ये सारी बातें चली गई थी। फिर हम फाइनेंस कमीशन पे आए थे। इस समय 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, एनके सिंह इसके हेड हैं, 2017 से चल रहा है। फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में आया था, हेड थे केसी नियोगी, ये भी मैंने बता दिया था। फाइनेंस मिनिस्टर इस समय निर्मला सीतारमण है बेटा, ये भी बता दिया गया, ठीक है। फिर इलेक्शन कमीशन की बात हुई थी, तो फर्स्ट चेयरपर्सन थे सुकुमार सेन। 24th चेयरपर्सन यानी प्रेजेंट अभी रिसेंटली बने हैं 13 अप्रैल 2021 को सुशील चंद्रा। किसको रिप्लेस करके बने हैं बेटा, तो अनिल अरोरा को रिप्लेस करके, सुनील अरोरा को रिप्लेस करके बने हैं। 2 कमेटी के बारे में बताया था, एक राजा चलाई कमेटी और रेखी कमेटी। दोनों कमेटी टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है, जिसमें से जो रेखी कमेटी है वो इनडायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म से रिलेटेड है बेटा। फिर कुछ रेवोल्यूशंस के बारे में बताया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, ग्रीन, ग्रे, येलो, गोल्डन, पिंक रेवोल्यूशन बताया था। व्हाइट रेवोल्यूशन को भी बताया था, ऑपरेशन फ्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। व्हाइट रेवोल्यूशन के फादर वी क्यूरियन को बोला जाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर नॉर्मन बोरलैंग को बोला जाता है, और इंडियन ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एस स्वामीनाथन को बोला जाता है बेटा। इतनी सारी चीजें मैंने बता दी थी। आज उससे आगे क्लास स्टार्ट कर, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में हम बात करते हैं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी के बारे में, ये भी आपका क्लास 12th का है बेटा। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शॉर्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि 12th की जब रिवीजन कराऊंगा तो डिटेल में मैं इसको पढ़ाऊंगा। अभी उतना ही पढ़ते हैं जितना जरूरी है। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी कब आई थी बेटा इकोनॉमी में न्यू पॉलिसी, तो 1991 में आया था। 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ था और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमारे देश में आई थी। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में ना 2 तरह के मेजर्स लिए गए। क्या लिए गए बेटा, 2 तरह के सर मेजर्स लिए गए। पहले मेजर को बोला गया, लिखते चलिएगा, पहले मेजर को बोला गया बेटा स्टेबलाइजेशन मेजर। क्या बोला गया, स्टेबलाइजेशन मेजर। पहले को बोला गया स्टेबलाइजेशन मेजर, और दूसरे को बोला गया बेटा स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स, ये 2 चीजें हैं, ठीक है। ओके सर, स्टेबलाइजेशन मेजर में किस बात पे फोकस किया गया बेटा, इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत क्यों थी बता दूं। इकोनॉमिक रिफॉर्म की जरूरत इसलिए थी क्योंकि भारत की एकदम हालत खराब हो गई थी। भारत के पास फॉरेन करेंसी थी नहीं कि भारत इंपोर्ट कर पाए। भारत का बेटा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है वो बड़ा डेफिसिट चल रहा था। भारत में लोग पॉवर्टी की तरफ जा रहे थे। तो सबसे पहली चीज थी ना कि मनी सप्लाई बहुत ज्यादा भारत में बढ़ गई थी और महंगाई बहुत ज्यादा हो गई थी, और हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ना बड़ा डेफिसिट आ रहा था। तो सबसे पहले हमको क्या करना था, टू करेक्ट, स्टेबलाइजेशन मेजर क्यों लिया गया, टू करेक्ट डेफिसिट या फिर टू करेक्ट वीकनेस, लिखिएगा बेटा, टू करेक्ट वीकनेस ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है आपका बेटा एक तरह का सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है जो एक देश के लोग दूसरे देशों के लोगों के साथ करते हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो करते हैं उनका सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट में। तो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था ना वो डेफिसिट में चल रहा था। किस में चल रहा था बेटा, डेफिसिट में चल रहा था। डेफिसिट मतलब समझते हो, हमारा जो एक्सपोर्ट था ना, मतलब जो इतनी की चीजें हम यहाँ से बाहर भेजा करते थे, एक्सपोर्ट करेंगे तो पैसा आएगा, वो एक्सपोर्ट बेटा कम हो गया था, इंपोर्ट ज्यादा हो गया था। इंपोर्ट ज्यादा वैल्यू का सामान कर रहे थे, तो हमारे यहाँ क्या हो गया था, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डेफिसिट हो गया था। सबसे पहले इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को हमको क्या करना था बेटा, सही करना था। तो सबसे पहले स्टेबलाइजेशन मेजर में ये किया गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के वीकनेसेस को दूर किया जाए। दूसरा, टू चेक इन्फ्लेशन मतलब महंगाई आ गई थी बेटा, बहुत ज्यादा महंगाई आ गई थी, चीजों के दाम बढ़ गए थे। इन्फ्लेशन मतलब होता है चीजों के दामों का बढ़ना। इस पे अलग से एक क्लास लेंगे, आपका एंट्रेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन क्या होता है,
टू चेक इन्फ्लेशन, स्टेबलाइजेशन मेजर क्यों लिया गया? टू चेक इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए स्टेबलाइजेशन मेजर लिया गया। ठीक है, ओके सर। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में क्या किया गया बेटा? भाई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जब ली गई तो दो तरह के मेजर, एक स्टेबलाइजेशन, स्टेबलाइजेशन में दो चीज, ताकि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का वीकनेस कम कंट्रोल करेक्ट हो जाए और इन्फ्लेशन पे कंट्रोल आ जाए। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म में भी दो चीजें, पहला क्या बेटा? टू इंक्रीज इकोनॉमिक कॉम्पिटिटिवनेस, टू इंक्रीज इफिशियंसी, पहले लिख लो इफिशियंसी, इफिशियंसी, इकोनॉमी में इफिशियंसी इंक्रीज हो सके, इसके लिए लाया गया बेटा न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और दूसरा इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन बढ़ाया जाए, कॉम्पिटिटिवनेस, TETIVENESS, कॉम्पिटिटिवनेस, टू इंक्रीज कॉम्पिटिटिवनेस। ये सोच के क्या किया गया बेटा? इकोनॉमिक रिफॉर्म, कि इकोनॉमिक्स में कंपटीशन बढ़े। जब इकोनॉमी में कंपटीशन बढ़ेगा ना बेटा, एक से अधिक कंज्यूमर प्रोड्यूसर हो जाएंगे, सेलर हो जाएंगे, तो इसका फायदा कंज्यूमर को मिलने लगता है। तुम ही सोचो ना, सेलर, ये सारे सेलर हैं, ये आपस में कंपीट कर रहे हैं, ये सारे कंज्यूमर हैं, नीचे हम लोग कंज्यूमर लोग हैं, तो हम कंज्यूमर को पकड़ लें, कंज्यूमर को सामान बेच लें, इस बात पे सारे कंपीट कर रहे हैं। तो जब ये सब आपस में कंपीट करेंगे तो दाम गिराएंगे, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, तो फायदा किसको होगा? कंज्यूमर को ना। तो ये सोच के इकोनॉमिक रिफॉर्म लाया गया कि कंज्यूमर को इसका फायदा मिल सके। तो ये दो मेजर लिए गए इकोनॉमिक रिफॉर्म में, ठीक है ना। इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी के बारे में बात करें बेटा, किसके बारे में बात कर ले सर? तो इकोनॉमिक रिफॉर्म की पॉलिसी के बारे में बात करनी। तो इकोनॉमिक रिफॉर्म में ना दो पॉलिसी मेजरली ली गई थी। कौन कौन सी दो पॉलिसी थी बेटा? कौन कौन सी पॉलिसी ली गई थी सर? पॉलिसी की बात करें तो पॉलिसी जो दो ली गई थी ना मेजरली, पहली पॉलिसी का नाम था बेटा लिबरलाइजेशन, और दूसरी पॉलिसी जो लिया गया था उसका नाम था बेटा प्राइवेटाइजेशन, SATION। और इन दोनों का आउटकम था, जैसे मैं बता रहा हूं एकदम वैसे ही याद रखना, एकदम ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इन दोनों का आउटकम था तीसरा, क्या नाम था? ग्लोबलाइजेशन। क्या नाम था बेटा? ग्लोबलाइजेशन, ये तीसरा था। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिखना, रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन ऑन द प्राइवेट सेक्टर। पहले क्या था बेटा? प्राइवेट सेक्टर पे बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन था, हर एक फील्ड में प्राइवेट सेक्टर नहीं जा सकता था, ठीक है ना। तो वो सारे रिस्ट्रिक्शंस जो भी लगे हुए थे बेटा, अनवांटेड ट्रेड बैरियर्स जो लगे हुए थे, उन बैरियर्स को हटा देना ही लिबरलाइजेशन बोला जाता है। अनवांटेड ट्रेड बैरियर्स को हटा देना ही लिबरलाइजेशन बोला जाता है। जो कि बैरियर्स प्राइवेट सेक्टर पे लगे थे, उन बैरियर्स को हटा देना ही लिबरलाइजेशन बोला जाता है। प्राइवेटाइजेशन किसको बोलते हैं बेटा? तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, जो ऑनरशिप है ना बेटा उसका ट्रांसफर करना, मैनेजमेंट का ट्रांसफर करना, कंट्रोल का ट्रांसफर करना। किसका? पब्लिक सेक्टर के मैनेजमेंट का, पब्लिक सेक्टर के ऑनरशिप का और पब्लिक सेक्टर के कंट्रोल का ट्रांसफर करना। किसको? प्राइवेट सेक्टर को। किसको ट्रांसफर करना बेटा? प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर करना ही प्राइवेटाइजेशन बोला जाता है। बात समझ में आ गया? यस सर, समझ में आ गया। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेटाइजेशन? तो प्राइवेटाइजेशन रेफर्स टू ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर टू प्राइवेट सेक्टर। अब इन दोनों की वजह से, चूंकि बेटा अब सारी चीजें प्राइवेट सेक्टर को दिया जाने लगा, जो भी बैरियर्स थे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे, ट्रेड पे, प्राइवेट सेक्टर के, वो सारे बैरियर्स हटा दिए गए। तो इसकी वजह से क्या हो गई कि हमारी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी हो गई, हमारी इकोनॉमी खुल गई, सबके लिए खुल गई। तो खुलने का मतलब क्या हो गया कि हमारी इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ अब जुड़ सकती थी। तो उसी को ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है बेटा। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेशन, क्या बेटा? इंटीग्रेटिंग मतलब होता है जोड़ना। तो ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी, हमारे देश की इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ना ही ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। और ग्लोबलाइजेशन का मंजर ये है बेटा कि पूरा वर्ल्ड एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया है। ग्लोबल विलेज समझते हो? ग्लोबल विलेज का मतलब ये हुआ बेटा कि हम यहाँ पे बैठे हैं, अमेरिका की किसी कंपनी से कोई प्रोडक्ट खरीदना है हम खरीद सकते हैं,
तो इतना ग्लोबल विलेज बन के, मतलब कोई भी बाउंड्री का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है आज बेटा, बाउंड्रीज का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कंटिनेंट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। आसानी से बैठे, यहाँ पे बैठे आप अमेरिका से कुछ खरीद सकते हो, अमेरिका के किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक ग्लोबल विलेज बन के रह गया है, ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि आउटकम कौन है, तो ग्लोबलाइजेशन आउटकम है किसका, लिबरलाइजेशन का और प्राइवेटाइजेशन का। इस एलपीजी आया तो इसका एम क्या क्या रहा, एम ओवरऑल एम की बात करें तो एम क्या कह रहा है, तो एम में लिखो पहला तो एम ये था कि रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, जो भी रिस्ट्रिक्शंस थे उनका रिमूवल, रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन हाँ कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस अभी भी लगा के रखा गया बेटा, एक्सेप्ट लिख लो, एक्सेप्ट कुछ चीजों पे रिस्ट्रिक्शन अभी भी था। किस पे बेटा, केमिकल पे, केमिकल, ड्रग्स पे, ड्रग्स बोले तो बेटा दवाओं की बात हो रही है, ड्रग्स मतलब वो नशे वाले की बात नहीं हो रही है, दवाओं की बात हो रही है, ठीक है ना। इसको हम बोल सकते हैं फार्मास्यूटिकल्स, सूटिकल्स दवाओं से रिलेटेड। अच्छा सर, फार्मास्यूटिकल इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स, लिक्वर यानी शराब, लिक्वर यानी कि शराब और आपकी बात हो रही है, इन सब पे अभी भी क्या था बेटा, रिस्ट्रिक्शंस था, बाकी सब जगहों से रिस्ट्रिक्शंस हटा लिया गया, ठीक है। अच्छा सर, ये एम था। दूसरा क्या था बेटा, रिड्यूस कर दिया गया, रिडक्शन, रिडक्शन, रिडक्शन किसमें बेटा, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिड्यूस कर दिया गया, हाँ, ताकि सारे लोग टैक्स भरने के लिए क्या हो, मोटिवेटेड हो। जब टैक्स का बर्डन कम रहेगा तो सब सहेगा, यार चोरी करके क्या फायदा, कम ही तो देना है, चलो दे देते हैं, तो टैक्स भरेंगे लोग, तो ये हुआ। अगला है बेटा सिंप्लीफिकेशन इन द प्रोसेस ऑफ, अच्छा टैक्स के पेमेंट के जो प्रोसेस थे ना उनको सिंप्लीफाई कर दिया गया। क्या किया गया सर, तो सिंप्लीफिकेशन, सिंप्लीफिकेशन इन प्रोसेस ऑफ, प्रोसेस ऑफ पेइंग टैक्सेस, टैक्स पे करने के प्रोसेस को क्या कर दिया गया बेटा, सिंप्लीफाई कर दिया गया, यही हो गया। जो भी टैरिफ, टैरिफ मतलब समझते हो, टैक्सेस, टैरिफ का मतलब होता है बेटा टैक्सेस, जो टैरिफ थे ना उन टैरिफ को रिड्यूस कर लिया गया, और रिड्यूस भी कर लिया गया, और रिड्यूस के साथ साथ कहीं पे रिमूव भी कर लिया गया, कुछ जगहों से तो एकदम हटा लिया गया। किसको बेटा, टैरिफ, टैरिफ बोले तो टैक्सेस वगैरह हटा लिया गया कि आइए अब आप आराम से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कीजिए, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी टैरिफ नहीं है, कोई भी टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, आइए कीजिए, ऐसा कर दिया गया। बात समझ रहे हो, ठीक है सर। तो जो भी टैरिफ था, टैरिफ को क्या कर दिया गया बेटा, हटा दिया गया, टैरिफ को हटा दिया गया, टैरिफ हटा दिया गया, कहीं कहीं पे रिड्यूस कर दिया गया। अच्छा, और क्या करा गया बेटा, इनकरेज किया गया, क्या किया गया बेटा, इनकरेज, इनकरेजमेंट फॉर एक्सपोर्ट, बोला गया कि अब आप एक्सपोर्ट कीजिए, तो एक्सपोर्ट के लिए इनकरेज किया गया, किसके लिए बेटा, एक्सपोर्ट के लिए इनकरेज किया गया। ये सारी चीजें हुई थी, ये सारी चीजें हुई थी बेटा, ठीक है ना। ये किसमें हुआ था बेटा, तो ये सारी चीजें हुई थी आपके लिबरलाइजेशन में, लिख लो ये सारी चीजें किसमें हुई थी बेटा, लिबरलाइजेशन में, लिबरलाइजेशन में सारी चीजें हुई थी, लिबरलाइजेशन में। ओके सर, लिख लिया, ये सारी चीजें लिबरलाइजेशन में हुई थी। और प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, अब उसमें लिख लो, प्राइवेटाइजेशन में क्या हुआ था, प्राइवेट सेक्टर को ज्यादा रोल देना है, तो इसके लिए क्या किया गया बेटा, सबसे पहले तो जो पब्लिक सेक्टर थे ना उनके वर्कलोड को रिड्यूस कर दिया गया। तो रिड्यूस किया गया किसके, वर्कलोड, वर्कलोड, वर्कलोड ऑफ पब्लिक सेक्टर, पब्लिक सेक्टर का वर्कलोड रिड्यूस कर दिया गया। और किसको इनकरेज किया गया बेटा, प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज किया गया, यानी प्राइवेट सेक्टर के रोल को, प्राइवेट सेक्टर के रोल को क्या कर दिया गया बेटा, इनकरेज किया गया, इनकरेज किया गया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर, अच्छा, और ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया बेटा, तो ग्लोबलाइजेशन तो अभी आपको मैंने बता ही दिया था। ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया, ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया मेरे बच्चों, सर ग्लोबलाइजेशन में क्या किया गया, इंटीग्रेट किया गया, इंटीग्रेटिंग और इंटीग्रेटिंग
द नेशन इकोनॉमी, इंटीग्रेटिंग द नेशन इकोनॉमी इकोनॉमी विद वर्ल्ड इकोनॉमी, वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ क्या किया गया बेटा, उसको इंटीग्रेट किया गया। ठीक है, चलो इतना हो गया। अच्छा सर, इंटीग्रेशन भी हो गया। तो ये सारी बात रही बेटा एलपीजी में, अभी के लिए तो फिलहाल यही जानना है, बाकी अब आगे देखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो बेटा। हाँ हाँ ठीक है, हो रहा है। चलो, टाइप्स ऑफ प्लान, ठीक है ना, टाइप्स ऑफ प्लान। चलिए, जो मैं बताता जा रहा हूँ उतना ही, जितना आपके एंट्रेंस में पूछता है उसी से जो जरूरत है मिलता जुलता है वही बताऊंगा। पहला है बेटा इम्पेरेटिव, 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 इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव को बेटा हम डायरेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायरेक्टिव प्लान भी बोलते हैं। डायरेक्टिव, इम्पेरेटिव या फिर डायरेक्टिव प्लान। इसमें लिखिएगा थोड़ा सा बेटा, क्या लिखें सर? चलिए मैं बता रहा हूँ क्या लिखना है। लिखिए, लिखिए कि दिस इज फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। फॉर्म, ये ऐसे प्लान है जिसको कौन बनाता है? तो फॉर्म बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन बनाता है बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है ना। इसी में और लिखिए, इट इज अ टाइप ऑफ प्लान which is formed by central government, CG, central government, after, लिखिएगा, after the proper study of all the sectors of the economy, all the sectors of the economy, इकोनॉमी। ठीक है ना। क्या लिखा मैंने बेटा? मैंने लिखा कि इम्पेरेटिव या डायरेक्टिव प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ये एक तरह का ऐसा प्लान है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पहले इकोनॉमी के हर एक सेक्टर को स्टडी कर लेती है कि किस चीज की जरूरत है और उस हिसाब से प्लान बनाती है। इसको बोलते हैं बेटा इम्पेरेटिव प्लान, या इसी को बोलते हैं बेटा डायरेक्टिव प्लान। ठीक है। दूसरा आप लिखिए, ज्यादा नहीं जानना, इतना ही जानना है। दूसरा लिखिए, दूसरा है बेटा, दूसरा है आपका इंडिकेटिव प्लान। इंडिकेटिव प्लान, इंडिकेटिव प्लान। ठीक है, इंडिकेटिव प्लान। इसमें लिखना कि फॉर्म बाय स्टेट गवर्नमेंट, फॉर्म बाय स्टेट गवर्नमेंट। कौन बनाता है बेटा? तो स्टेट गवर्नमेंट बनाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये प्लान क्यों बना? तो लिखना चेक, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखो, check whether the plans are properly working in the state level or not, which is formed by सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी बोले तो बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो, स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है? इंडिकेटिव प्लान्स बनाती है। इंडिकेटिव प्लान स्टेट गवर्नमेंट बनाई, वो इसलिए बनाई बेटा कि जो भी 5 ईयर प्लान, सॉरी जो भी प्लान, 5 ईयर नहीं, जो भी प्लान सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है हर राज्य के लिए, क्या वो प्लान प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं स्टेट लेवल पे, ये चेक करने के लिए एक प्लान बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, और उस प्लान को बोलते हैं बेटा इंडिकेटिव प्लान। बात समझ में आया? तीसरा प्लान की बात करते हैं बेटा। तीसरा प्लान का नाम है पर्सपेक्टिव प्लान। क्या नाम है बेटा? पर्सपेक्टिव प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान, पर्सपेक्टिव प्लान। ठीक है। पर्सपेक्टिव प्लान में आपको क्या लिखना है? लिखना है बेटा कि एक लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं। क्या होते हैं बेटा? लॉन्ग टर्म प्लान होते हैं, लॉन्ग टर्म प्लान। ठीक है ना।
फॉर द पीरियड ऑफ, फॉर द पीरियड ऑफ कितने सालों के लिए, 15 to 20 ईयर्स। जब 15 से 20 सालों के लिए प्लान बने ना बेटा, तो उसको पर्सपेक्टिव प्लान बोलते हैं। और बेसिकली पर्सपेक्टिव प्लान कौन बनाता होगा, तो बेटा लिख लो कि फॉर्म बाई सीजी। बेसिकली कौन बनाता होगा, जनरली इसको सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती होगी, ठीक है ना, पर्सपेक्टिव प्लान। अब चौथे तरह के प्लान की बात करते हैं। इसी में आप 5 ईयर प्लान भी लिख सकते हो, इसमें एक टाइप लिख सकते हो 5 ईयर्स प्लान, जिसके बारे में अभी आपने पढ़ लिया है लास्ट क्लास में बहुत अच्छे से। 5-5 साल के ऑब्जेक्टिव के साथ बनते हैं, 5 ईयर प्लान उनको बोलते हैं। चौथा हो गया। पांचवा लिख सकते हो बेटा आप रोलिंग प्लान। क्या लिख सकते हो बेटा, रोलिंग प्लान। रोलिंग प्लान, रोलिंग प्लान्स में लिख लो कि इनके साथ नो डेफिनेट पीरियड, इनके साथ बेटा ये है ना कि इनकी पीरियड डेफिनेट नहीं होती है, कितने समय के लिए बना रहे हैं वो डेफिनेट नहीं होता बेटा। डेफिनेट नहीं होने का मतलब कि अगर ये 1 साल में अचीव हो गए तो ठीक है, नहीं तो एक्सटेंड हो जाएंगे। तो ये क्या होते रहेंगे बेटा, ये एक्सटेंड होते रहेंगे, एक्सटेंड होते रहेंगे। एक्सटेंड टिल, टिल कब तक, जब तक कि बेटा ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए, जब तक कि ऑब्जेक्टिव जो है जिसके लिए इनको बनाया गया था ये अचीव ना हो जाए। अगर 1 साल में नहीं अचीव हो पाया तो अगले साल, अगले साल में नहीं अचीव हो पाया 2 साल, 4 साल, ऐसे ये बढ़ते रहेंगे जब तक कि ऑब्जेक्टिव अचीव ना हो जाए। ऐसे प्लान को बोलते हैं बेटा रोलिंग प्लान, ऐसे प्लान को बोलते हैं बेटा रोलिंग प्लान। पांचवा हो गया। अब छठवें प्लान की बात करूं मैं, छठवें प्लान की बात करूं। छठवां प्लान है बेटा आपका कोर प्लान। क्या है बेटा, कोर प्लान। कोर प्लान, ये हम इंडियन इकोनॉमी के एंगल से पढ़ रहे हैं सारी चीजें, ठीक है ना। तो कोर प्लान की बात करते हैं। कोर प्लान क्या होता है बेटा, तो लिखिए अप्रूव्ड, लिख लीजिए बेटा, अप्रूव्ड बाय सेक्टर्स टू अप्रोच, पहले लिख लीजिए फिर समझाता हूं, टू अप्रोच स्टेट गवर्नमेंट फॉर adoption and amendment and amendments if approved termed as core plan। समझिएगा इसमें क्या है बेटा, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग इकोनॉमी के सेक्टर हैं छोटे छोटे, ये सारे इकोनॉमी के सेक्टर हैं बेटा। सेक्टर ए एग्रीकल्चर सेक्टर मान लो, कुछ भी कोई भी सेक्टर मान लो, ये ए बी सी डी, ये 4 इकोनॉमी के सेक्टर है। इन चारों सेक्टर ने ना आपस में बैठ के बात किया कि यार हमको इस चीज के प्लान की जरूरत है, हमको इस पर्टिकुलर प्लान में मान लो कोई प्लान चल रहा है उसमें सुधार करने की जरूरत है, अमेंडमेंट करने की जरूरत है, कोई नया प्लान ये सोच विचार कर रहे हैं। तो इन लोगों ने आपस में बैठ के बात किया और बात करके इन लोगों ने क्या कर दिया बेटा, कोई एक प्लान अप्रूव किया, पहले इन लोगों ने अप्रूव किया, ठीक है ना। तो अप्रूव बाय सेक्टर, सेक्टर बोले तो इकोनॉमी के सेक्टर ने पहले प्लान को अप्रूव किया। उसके बाद वो अप्रोच लेके पहुंच गए स्टेट गवर्नमेंट के पास। स्टेट गवर्नमेंट से बोले कि भैया हम ये प्लान चाहते हैं, इस तरह के प्लान हमारे लिए बना दीजिए, या फिर एग्जिस्टिंग प्लान्स में थोड़ा सा ये अमेंडमेंट कर दीजिए। अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ भैया ये सारे सेक्टर सही कर रहे हैं, इनके हिसाब से बेनिफिशियल यही होगा कि अमेंडमेंट कर दिया जाए या इनके कहे अनुसार प्लान बना दिया जाए। तो मतलब क्या हुआ कि आप कोर से मतलब कि जमीनी स्तर से जुड़े लोग क्या कर रहे हैं बेटा, स्टेट लेवल के पास जाके कह रहे हैं कि हमको इस पर्टिकुलर तरह का प्लान चाहिए, हमको ये ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, हमारे लिए इस तरह की प्लानिंग बना दीजिए। तो इसको बोला जाता है बेटा कोर प्लान। नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, कोर से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसको बोला जाता है बेटा इसको क्या बोला जाता है बेटा, कोर प्लान बोला जाता है। अच्छा, जो एलपीजी मॉडल आया था ना बेटा, एलपीजी मॉडल, कुछ पॉइंट छूट गया उसको लिख लीजिए थोड़ा सा, इसी में कोई दिक्कत नहीं है, नोट्स लिख के लिखा करो, नोट्स लिख दिया करो, जब पॉइंट छूटे तो ऐसे नोट्स लिख दिया करो। एलपीजी ये प्लान में हो गया, टाइप्स ऑफ प्लान में हो गया। जो एलपीजी मॉडल आया था ना बेटा, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का, और फाइनेंस मिनिस्टर उस समय के थे बेटा मनमोहन सिंह। याद रखना कौन थे बेटा, मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह थे, याद कर लो। दूसरी चीज,
एक है बेटा पूरा, पूरा से भी रिलेटेड क्वेश्चन एक बार पूछा है तो मैं सोच रहा हूँ करा दूं जितना आपके लिए जरूरी है। पूरा का फुल फॉर्म होगा बेटा प्रोवाइडिंग, पूरा का फुल फॉर्म होगा बेटा अर्बन प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज, मतलब कि शहरों वाली सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना। किसको? टू रूरल एरियाज, गांवों को। किसको बेटा? रूरल एरिया। ये पूरा का फुल फॉर्म होता है प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरियाज। ठीक है, इसको किसने दिया था बेटा? बहुत अच्छे लीडर थे, डॉक्टर नहीं, लिखो एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम ने इसको दिया था बेटा, एपीजे अब्दुल कलाम। पूरा को प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज टू रूरल एरिया, शहरों वाली सुख सुविधाएं गांवों को प्रोवाइड कराना। एक और चीज है बेटा, तीसरी चीज जो छुट्टी है उसमें लिख दीजिए गांधीयन प्लान। गांधीयन प्लान, गांधीयन, गांधी जी वाला ही गांधीयन प्लान। एक गांधीयन प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? नाम याद रखना, अग्रवाल जी ने दिया था। क्या नाम है? एसएन अग्रवाल। क्या नाम है बेटा? गांधीयन प्लान का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? अग्रवाल जी ने दिया था, एसएन अग्रवाल नाम था बेटा। इनका क्या गांधीयन प्लान में एम क्या था? रूरल ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की गई थी, गांवों के ग्रोथ और डेवलपमेंट की बात की गई थी इसमें भी। ये दोनों, पूरा भी और गांधीयन प्लान भी, ये दोनों प्लान किससे रिलेटेड है? रूरल ग्रोथ और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो रूरल ग्रोथ और रूरल डेवलपमेंट से रिलेटेड है बेटा ये दोनों, इतना ही याद रखना है आपको बेटा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल कि गांव के लोगों की लिटरेसी सही करने के लिए, लिटरेसी, हेल्थ केयर, इन सबको सही करने के लिए, हेल्थ केयर, इन सब के लिए क्या बना बेटा? जो प्लान बना वो गांधीयन प्लान है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब आ जाइए, ये हो गया बेटा आपका। तो पॉवर्टी जानने से पहले आपको पुअर जानना है सर, पुअर। तो पुअर कौन होते हैं? तो दोज हु आर not able to meet basic requirements of life, basic requirements of life। जो जीवन की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है ना बेटा, वो भी जो लोग फुलफिल नहीं कर पाते बेटा, उन लोगों को क्या बोला जाता है? पुअर बोला जाता है। उन लोगों को पुअर के टाइप समझना जरूरी है। ठीक है, तो टाइप्स की बात करते हैं। पहला लिख लीजिए क्रॉनिक। क्या लिखेंगे बेटा? क्रॉनिक, क्रॉनिक, क्रॉनिक पुअर, क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर कौन होते हैं? दोज हु आर ऑलवेज पुअर। क्रॉनिक पुअर में लिखिए दोज हु आर ऑलवेज पुअर, मतलब कि जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे बेटा, जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहेंगे उनको क्या कहा जाता है बेटा? उनको बोला जाता है क्रॉनिक पुअर, यानी दोज हु आर ऑलवेज बिलो द पॉवर्टी लाइन, जो हमेशा पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। ठीक है, ओके सर। अब बात करते हैं बेटा दूसरा, एक होता है बेटा ट्रांसिएंट पुअर। क्या होता है दूसरे नंबर पे? आपको क्या पढ़ना है? ट्रांसिएंट पुअर। लिखो यहाँ पे ट्रांसिएंट पुअर, ट्रांसिएंट पुअर। जो ट्रांसिएंट पुअर है ना बेटा, इनको दो पार्ट में सब डिवाइड कर दिया गया है। एक बोला गया है चर्निंग, चर्निंग, और दूसरे को बोला गया ओकेजनली। ओकेजनली, क्या बोला गया? चर्निंग और ओकेजनली। ठीक है, चर्निंग पुअर जो होते हैं बेटा, वो मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम पॉवर्टी लाइन के नीचे होते हैं। जैसे ग्राफ से समझिएगा, ये पॉवर्टी लाइन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम में पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होती है मैं अभी बताऊंगा बेटा, पहले समझ लो। मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम ये लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, कभी कभार पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं, कभी कभार ये लोग पॉवर्टी लाइन के ऊपर चले जाते हैं। जिस महीने अच्छा खासा पैसा हो गया उस महीने ऊपर चले जाते हैं, तो उनको चर्निंग पुअर बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, ओकेजनली पुअर में कौन आएगा? जो सीजनल वर्कर होते हैं, सीजनल, जो सीजनल वर्कर होते हैं ना बेटा, जिस समय सीजन आया उस समय वो पॉवर्टी लाइन से ऊपर रहेंगे, क्योंकि उनके पास अच्छा खासा काम रहेगा। सीजन गया गरीब हो जाएंगे, ऐसे होते हैं।
एक क्वेश्चन पूछता है कि जो लोग गैम्बलिंग करते हैं ना, गैम्बलिंग जो सट्टेबाजी करते हैं, वो कहाँ के माने जाते हैं? तो सट्टेबाज भी ना ओकेजनली पुअर के माने जाते हैं। जिस साल उनका सट्टा लग गया बेटा अच्छा खासा, जिस साल सट्टा अच्छा खासा लग गया बेटा, उस साल उनका क्या हो जाता है, अच्छा मतलब सट्टा लग गया तो अमीर हो जाएंगे, सट्टा नहीं लगा तो नीचे आ जाते हैं बेटा। ऐसा कहानी है इनका, ठीक है ना। अब चलिए, नेवर पुअर, नेवर पुअर यहाँ पे लिखिए, ठीक है। चलिए, अब हो गया। जब हम पॉवर्टी की स्टडी करते हैं ना बेटा, पॉवर्टी की जब हम स्टडी करते हैं, यानी गरीबी की जब स्टडी करते हैं, तो दो सेंस में करी जाती है इसकी स्टडी। एक होती है बेटा एब्सोल्यूट मैनर में, एक क्या होती है बेटा, एब्सोल्यूट मैनर में। ये आपके बुक में है बेटा 12th में। ये एक होता है एब्सोल्यूट मैनर में और एक होता है रिलेटिव, एक होता है रिलेटिव। तो एब्सोल्यूट में क्या होता है बेटा, एब्सोल्यूट में होता है कि दो, जब हम पॉवर्टी लाइन से कंपेयर करते हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन से कंपेयर किया जा रहा है। जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं उनको गरीब बोलेंगे। ऐसे अगर हम स्टडी कर रहे हैं पॉवर्टी की, तो यहाँ पे लिख देना कि पॉवर्टी मतलब यहाँ पे क्या होगा, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, एग्जैक्टली बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है ना बेटा। ये एब्सोल्यूट पुअर की बात है। और रिलेटिव पुअर में क्या होता है, हम ये नहीं देखते हैं कि हम पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं कि ऊपर हैं, हम ये देखते हैं कि हम तुमसे ज्यादा कमा रहे हैं कि तुमसे कम कमा रहे हैं, ऐसे देखा जाता है। तो किसी से कंपेयर किया जाता है, क्या किया जाता है बेटा, कंपेयर किया जाता है। तो व्हेन वी आर कंपेयरिंग with अदर्स, जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल चाइना से हम कम कमाते हैं, तो ये हम चाइना से कम कमाते हैं यानी चाइना से हम ज्यादा गरीब हैं, तो ये हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं बेटा। पाकिस्तान हमसे ज्यादा गरीब है, हम कंपेयर कर रहे हैं, पॉवर्टी लाइन को चेक ही नहीं कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं बेटा। तो जब कंपेयर करके पॉवर्टी की स्टडी की जाए ना, तो उसको क्या बोला जाता है बेटा, उसको बोला जाता है रिलेटिव पॉवर्टी, ठीक है ना। अब आ जाइए, पॉवर्टी के लिए ना क्या बना हुआ है बेटा, डेली इनटेक बना हुआ है। पॉवर्टी लाइन कैसे डिसाइड होता है, तो दो चीजों के हेल्प से डिसाइड किया जाता है। जो पॉवर्टी लाइन डिसाइड होगी ना, पॉवर्टी लाइन डिसाइड होगी, एक तो कैलोरी के बेसिस पे डिसाइड होती है। किसके बेसिस पे बेटा, कैलोरी के बेसिस पे। कैलोरीज इनटेक, इनटेक मतलब आप कितनी कैलोरी खा पा रहे हैं, कंज्यूम कर पा रहे हैं, इनटेक। डेली आप कितनी कैलोरी इनटेक कर पा रहे हैं। अगर अच्छा पौष्टिक खाना खाएंगे, तो अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा होगा तभी तो खाएंगे। तो बात किया गया दो जगहों पे, पहले बात किया गया रूरल एरियाज में, फिर बात किया गया अर्बन एरियाज में। अर्बन मतलब शहर बेटा। हाँ, रूरल एरियाज में, अगर आप रूरल एरियाज में हो और आपके 2400 कैलोरी का इनटेक है, आपका 2400 कैलोरी आप कंज्यूम कर लेते हो रोज, इतना कमाते हो कि ऐसा खाना खा सको कि 2400 कैलोरी आपको मिल जाए, तो आपको क्या बोला जाएगा, गरीब नहीं बोला जाएगा, आपको बोला जाएगा पॉवर्टी लाइन से ऊपर हो। दूसरा बेटा, अगर शहरों की बात करी जाए, तो अगर आप इतना कमाते हो कि 2100 कैलोरी रोज इंटेक कर पा रहे हो, कैलोरी डेली इंटेक कर पा रहे हो, तो आप गरीबी रेखा से ऊपर माने जाओगे। आप क्या माने जाओगे बेटा, गरीबी रेखा से ऊपर माने जाओगे। ये था बेटा। लेकिन अभी क्या हुआ, एक मॉनेटरी टर्म में भी पॉवर्टी लाइन डिसाइड हो गया। कैलोरी के टर्म में तो डिसाइड हुआ ही, और दूसरा बेटा मॉनेटरी टर्म में भी डिसाइड हुआ है। मॉनेटरी टर्म में क्या डिसाइड हुआ है बेटा, मॉनेटरी टर्म में। मॉनेटरी टर्म में क्या डिसाइड किया गया, ये समझिए। तो मॉनेटरी टर्म में ये डिसाइड किया गया है कि अगर आप रूरल एरियाज में हो और अगर आप अर्बन एरियाज में हो, रूरल एरियाज में अगर आप 32 रुपए रोज कमाते हो ना बेटा, 32 रुपए पर डे कमा रहे हो, तो आप गरीब नहीं हो। और अर्बन एरिया में अगर आप हो 47 रुपए पर डे कमा रहे हो, तो ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड किया गया। पर डे कमा रहे हो बेटा, तो आप गरीब नहीं माने जाओगे, पॉवर्टी लाइन से ऊपर माने जाओगे। मतलब ये पॉवर्टी लाइन है, ये पॉवर्टी लाइन है। शहरों में थोड़ा महंगा है क्योंकि शहरों में चीजें महंगी मिलती हैं बेटा, गांव में थोड़ा कम है क्योंकि गांव में चीजें थोड़ी सस्ती मिलती हैं।
रूरल एरियाज में कैलोरी ज्यादा दिख रहा है, अर्बन एरियाज में कम दिख रहा है, क्योंकि रूरल एरियाज में ना गांव के लोग फिजिकली ज्यादा मेहनत करते हैं तो उनको ज्यादा कैलोरी चाहिए होती है बेटा, ठीक है ना। अर्बन एरियाज में लोग थोड़ी फिजिकली कम मेहनत करते हैं तो उनको कम कैलोरी चाहिए होती है। तो ये आप डिसाइड कर लोगे, ऐसे आप डिसाइड कर लोगे, ठीक है ना, ऐसे आप डिसाइड कर लोगे। एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट में बात करूं तो सबसे पहले वर्कर हमको जानना पड़ेगा। कौन जानना पड़ेगा? वर्कर्स जानने पड़ेंगे कि वर्कर कौन होते हैं और कितने तरह के होते हैं। तो वर्कर्स जो होते हैं बेटा वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, एक होते हैं बेटा सेल्फ एम्प्लॉयड। कौन होते हैं सर? सेल्फ एम्प्लॉयड, जो किसी और के लिए काम नहीं कर रहे हैं। और एक होते हैं हायर्ड वर्कर, हायर्ड वर्कर जो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। हायर्ड वर्कर दो तरह के हो सकते हैं बेटा, एक तो हो सकते हैं टेम्पररी, हाँ कैजुअल बेसिस पे जो जाते हैं, और एक हो सकते हैं बेटा परमानेंट। एक हो सकते हैं क्या बेटा? परमानेंट। एक टेम्पररी हो सकते हैं और एक परमानेंट यानी रजिस्टर्ड हो सकते हैं। एक टेम्पररी हो सकते हैं, एक परमानेंट हो सकते हैं। परमानेंट, ठीक है ना, परमानेंट, जिनको रजिस्टर्ड भी बोला जाता है, रजिस्टर्ड भी बोला जाता है, ठीक है। ऐसे हो सकते हैं, ज्यादा नहीं जानना, बस इतना। वर्कर जान लिया, थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट जान लो। अनएम्प्लॉयमेंट जान लो, जितना बता रहा हूँ बेटा बस उतना ही जानना, उससे ज्यादा आपको एक जानने की जरूरत नहीं है, भरोसा रखो। अनएम्प्लॉयमेंट में हम दो जगहों पे पढ़ेंगे, एक रूरल एरियाज में पढ़ेंगे क्योंकि रूरल एरियाज में जो बेरोजगारी है वो अलग तरह की है, और हम अर्बन एरियाज में पढ़ेंगे क्योंकि अर्बन एरिया की बेरोजगारी अलग तरह की है। तुमसे पूछ देता है कि इसमें से कौन सी बेरोजगारी कहाँ से रिलेटेड है, तो आपको बताना पड़ेगा। देखो रूरल एरियाज में जो बेरोजगारी होती है, एक तो सीजनल होती है, सीजनल, जिस समय सीजन आया बेटा उनके पास काम है, सीजन गया काम नहीं है। और एक होती है जो इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा, डिसगाइड। डिसगाइड, ये तुम्हारे इकोनॉमिक्स में भी होगा, डिसगाइज्ड, डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब क्या होता है बेटा? वर्किंग मोर देन रिक्वायर्ड। इसका मतलब होता है बेटा वर्किंग मोर देन रिक्वायर्ड, वर्किंग मोर देन रिक्वायर्ड। जितने की रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा लोगों का काम करना ही क्या होता है? डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल बेटा मान लो हमारे घर में 4 मेंबर है, हमारे पास खेत है, खेत इतना है कि 2 लोग भी चाहें तो अच्छे से खेती कर लेंगे उस पर, लेकिन हम चारों लोग उसी खेती पे लगे हुए हैं, उसी खेतों में लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी अवेलेबल ही नहीं है, तो घर बैठने से अच्छा है कि उसी खेतों में लगे रहो। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट। 2 लोग ही रहते तो काम हो जाता, लेकिन 2 लोगों से ज्यादा है बेटा तो डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। वर्किंग मोर देन। और शहरों में क्यों होता है? पहला आ गया बेटा टेक्नोलॉजिकल, टेक्नोलॉजिकल, जैसे जिस समय कंप्यूटर आया ना बेटा बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए, कंप्यूटर के आने की वजह से ना बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन गए, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, ठीक है ना। टेक्नोलॉजी के बारे में आपको नॉलेज नहीं है, पहला हो गया। दूसरा होता है बेटा इंडस्ट्रियल, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट क्यों आता है? तो इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आने का मेन रीजन है बेटा ड्यू टू शट डाउन ऑफ इंडस्ट्री, शट डाउन ऑफ इंडस्ट्री। मान लो इंडस्ट्री ही बंद हो गई, जैसे मेरे पापा कॉटन मिल में काम करते थे, कॉटन मिल बंद हो गई, अनएम्प्लॉयड हो गए, तो इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, ड्यू टू शट डाउन ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री के शट डाउन होने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट आ गई, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा आपका एजुकेशनल, तीसरा होता है बेटा आपका एजुकेशनल। एजुकेशनल मतलब कि जिस स्किल की जरूरत है, जिस नॉलेज की जरूरत है, आपके अंदर वो नॉलेज ही नहीं है, ठीक है ना। तो जस्ट ड्यू टू यहाँ पे लिख लो, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ नॉलेज, नॉलेज एंड स्किल। भाई जिस स्किल की जिस नॉलेज की जरूरत है उस स्किल उस नॉलेज के आप है ही नहीं, तो आपको रोजगार थोड़ी ना मिलेगा, आप बेरोजगार बने रहेंगे शहरों में। तो यही क्या हो जाएगा बेटा? आपका बेरोजगारी का ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा अब एक चीज और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, एक चीज और, इससे क्वेश्चन आया है हर बार, वो नोट्स बना के नीचे लिख लो। जरूरी नहीं कि वो इकोनॉमिक्स का हो, कहीं का भी हो, टॉपिक आए तो नोट्स बना के लिख लो, नोट्स बना के लिख लो। गुडविल से रिलेटेड है बेटा, गुडविल, गुडविल से रिलेटेड है। गुडविल तो आपके अकाउंट्स का मैटर है, हाँ ठीक है बेटा अकाउंट्स का। बेस्ट गुडविल किसको बोला जाता है? हर बार एक क्वेश्चन पूछता है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, कहाँ पूछता है बेटा? बेस्ट गुडविल किसको बोला जाता है? बेस्ट गुडविल किसको बोला जाता है?
तो बेटा बेस्ट गुडविल किसको बोला जाता है, याद रखना। देखो बड़ा अजीब नाम आएगा, कोई आइडिया आपको होगा नहीं मुझे लग रहा है। बेस्ट गुडविल किसको बोला जाता है, तो सर बेस्ट गुडविल बोला जाता है कैट को। किसको बोला जाता है, कैट को। कैट का संज्ञा दिया गया है बेटा, कैट मतलब बिल्ली ही होती है, कैट मतलब यहाँ पे बिल्ली ही होगी बेटा, लेकिन कैट को बेस्ट गुडविल का संज्ञा दिया गया है। जैसे कोई बंदर, कोई आदमी बहुत उछलता कूदता है तो हम नाम दे देते अरे ये तो पूरा बंदर है। तो उसी तरह से बेटा कैट गुडविल को बेस्ट गुडविल माना जाता है। किस गुडविल को, एक गुडविल है उसका नाम दे दिया गया कैट गुडविल, ठीक है ना। तो कैट गुडविल क्या होता है, कैट गुडविल क्यों सबसे बेस्ट माना जाता है, तो लिख लो यहाँ पे बेस्ट मानने के पीछे रीजन क्या है। तो बेस्ट मानने के पीछे रीजन है ना कि द कस्टमर, यानी आपके बिजनेस के जो कस्टमर होंगे बेटा, द कस्टमर्स आर प्रोग्रेसिवली the customers are progressively loyal। क्या बेटा, प्रोग्रेसिवली लॉयल। आपके कस्टमर जो होंगे बेटा वो लॉयल होंगे, मतलब आपके पास आएंगे, आपके लिए लॉयल होंगे। एंड टू द ब्रांड, आपके ब्रांड के लिए लॉयल होंगे, आपके ब्रांड के लिए लॉयल होंगे। एंड टू द ऑर्गेनाइजेशन, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी लॉयल होंगे। जैसे बिल्लियां लॉयल होती हैं बेटा, ठीक उसी तरह से लॉयल थोड़ी चोर होती हैं बिल्लियां, ऐसा कहोगे आप लोग, नहीं बेटा, लॉयल होती हैं बिल्लियां, ठीक है ना। जहां से उनको खाना मिला वहीं पे जाएंगी, दूसरे घर में देखती भी नहीं, बगल से निकल जाती हैं, बात समझिएगा। चलिए अब बात करते हैं बेटा, ये हो गया बेस्ट गुडविल की। एक चीज और पूछ देता है आपसे, सबसे फेथफुल गुडविल कौन है, फेथफुल जिस पर भरोसा किया जा सकता है, फेथफुल गुडविल, फेथफुल गुडविल, फेथफुल गुडविल। तो सबसे फेथफुल गुडविल कौन होना चाहिए आपके अंदाजा से, जवाब आएगा सर सबसे फेथफुल जानवर तो कुत्ता होता है सर। हाँ बेटा, तो डॉग जो होता है वो सबसे फेथफुल गुडविल माना जाता है। ये दोनों क्वेश्चन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस में हर बार पूछता है बेटा, बीएचयू में तो नहीं लेकिन इलाहाबाद में हर बार पूछता है, तो इसको नोट्स बना के लिख लो। फेथफुल गुडविल में डॉग और सबसे बेस्ट गुडविल में कैट, इतना लिख लो, ठीक।